गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 4 है और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई। चलो ठीक है, सबको मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं नंबर में, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो इसके लिए आप ये समझो, देखो यहां पर आपने कहा स्पीच, आप ये चीज सुने होंगे जनरल वे में कि ज्यादा स्पीच ना दो, लोग यही तो कहते हैं, ज्यादा स्पीच ना दो, ज्यादा लेक्चर ना दो, ज्यादा भाषण ना दो, ज्यादा बात ना बताओ, ठीक है, ज्यादा बात ना बताओ, ज्यादा कहानी ना बताओ। तो ऐसे समझो, मतलब स्पीच, लेक्चर, भाषण, बात, कथन, मतलब ये सब डिनोट करता है एक सेंटेंस को, कहीं ना कहीं बोलो, ये सब डिनोट करता है एक सेंटेंस को। और पार्ट्स का मतलब क्या है, पार्ट, जैसे हम कहें बॉडी पार्ट्स तो हाथ को निकाल दो, हाँ एक पार्ट ये हो गया, क्लियर है। बॉडी पार्ट्स में आपने कहा आंख, ये भी बॉडी पार्ट्स है, आप निकाल कर दिखा लो, आंख लो। ग्रामर मत चेक करना भाई, पंगा हो जाएगा। हर चीजें नहीं चेक की जाती है, नहीं घर पर आप बैठे ग्रामर चेक करो, आंख को खींच कर निकाले, मम्मी बॉडी पार्ट्स, शरीर का एक पार्ट है, मैंने निकाल दिया, देखो, है ना। तो सेम ऐसे समझो, जैसे मैं कहता हूं पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के पार्ट्स, सेम यहाँ स्पीच जो कि डिनोट करता है लेक्चर, भाषण, बात, कथन, स्टेटमेंट यानी कि सेंटेंस से। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, है ना, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो क्या किया गया है ग्रामर में, ये किया गया है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, ग्रामर में क्या किया गया है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए यानी कि सेंटेंस के निर्माण में, सेंटेंस के निर्माण के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ लोगों की टीम बना दी गई। इसको ऐसे समझो, जैसे जब एक पार्टिकुलर काम को करना होता है तो ऊपर से, है ना, यानी कि उसका जो भी हेड होता है वो एक विशेष लोगों की एक टीम बना देता है, और एक पार्टिकुलर विशेष लोगों की टीम बना देता है। तो उस टीम का काम है, मतलब कुछ ना कुछ एक विशेष काम होता है ना। जैसे एक सीबीआई ग्रुप में क्या होता है, आदमी कहता है उनके पीछे सीबीआई लगी है, तो सीबीआई का पूरा ग्रुप नहीं लगा है, सीबीआई के कुछ विशेष लोग जो हैं एक टीम के रूप में उस पर काम कर रहे हैं, उस चीज का जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये चीज होता है। सेम क्या होता है ग्रामर में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए कुछ शब्दों का, कुछ विशेष शब्दों का एक ग्रुप बनाया गया है ना। कुछ विशेष शब्दों का, यानी कि विशेष शब्दों का जो है क्या बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है, विशेष शब्दों का एक समूह बनाया गया है एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए। अब ये क्यों है, ये जो विशेष शब्दों का समूह है इनका काम है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन में काम है ना। अब यहाँ करें विशेष शब्दों का समूह बनाया गया है, तो ऐसे समूह में कितने शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं, आपको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। जब विशेष शब्दों का समूह बनाया गया है तो इन्हीं शब्दों के समूह को ही, क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं शब्दों के समूह को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये चीज थोड़ा सा कम समझ में आई होगी, अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, अगर मुझे सेंटेंस एक में लिखता हूं, पहले आसान सेंटेंस लिखता हूं बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूं राम कम्स हियर, राम यहाँ आता है। तो देखिए ये एक सेंटेंस है ना, और सेंटेंस में राम यानी कि जो कि एक नाम है, जब नाम की बात होगी तो वो चीज होता है आपका नाउन होता है। मतलब ग्रामर में ये कहा गया, कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर नाम की बात किया जा रहा है तो नाम जो होगा नाउन होगा, और नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो जो है भैया ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना। फिर आगे कहा गया ग्रामर में, जब एक्शन
की बात होगी, काम की बात होगी, जब किसकी बात होगी, काम की बात होगी, तो उस सिचुएशन में वो काम को वर्ब कहेंगे, उस काम को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। हाँ, विशेष परिस्थिति में वर्ब जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और वो परिस्थिति होती है जीरंड और इंफिनिटिव वाला, इसके पहले मैंने बताया भी। लेकिन जनरली वर्ब का काम जो होता है क्या होता है, एक्शन को डिनोट करना। और यहाँ हियर क्या कर रहा है, ये प्लेस को बता रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लेस को बता रहा है। तो जो प्लेस के बारे में बताए है ना, कि कहां पर एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा यानी कि जो वर्ब के बारे में बताए वो चीज आपका होता है एडवर्ब होता है। वो चीज क्या होता है, एडवर्ब होता है। यानी कि यहां पर आपने देखा सेंटेंस के फॉर्मेशन में यहां पर 3 शब्द का यूज हुआ है। एक नाउन का यूज हुआ जो कि यहां पर सब्जेक्ट की तरह आया है, क्लियर है। एक जो वर्ब की तरह यूज किया गया है जो कि बिल्कुल वर्ब की तरह यूज हुआ है, और एक है आपका एडवर्ब। तो विशेष शब्दों का एक समूह बनाया है ना, विशेष शब्दों का एक समूह बनाया गया है, और इन्हीं विशेष शब्दों के समूह को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब प्रश्न आता है इस विशेष शब्दों के समूह में विशेष कितने शब्द हैं, है ना। तो सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए यहां पर आप ऐड कर दो 8 विशेष शब्दों का एक समूह बनाया गया है, और इन्हीं 8 शब्दों के समूह को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे तो वो सेंटेंस या तो नाउन यानी कि इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है, तो आपको होगी, ये सबको मालूम रहता है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्लियर है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है, वर्ब है, और आपका है एडवर्ब है, क्लियर है। फिर आप कहोगे और क्या है, और है आपका प्रीपोजिशन है, और क्या है आपका, आप कहोगे कंजंक्शन है, और फाइनली जो है आपका क्या है, वो है आपका इंटरजेक्शन है। अब यहां से ध्यान से समझिए, क्लियर है। ये यानी कि कोई भी जब सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात होगी तो सेंटेंस के जितने भी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी सेंटेंस शब्दों का ही तो समूह होता है। तो यहां पर ये 3 शब्दों का समूह है। सेंटेंस क्या होता है भाई, सिंपली आप ये तो जानते हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अस कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि कंप्लीट सेंस देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। आप ये चीज मान रहे हो, सेंटेंस है 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द, लेकिन वो शब्द किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो रहता ही है ना। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम है पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को बनाना, और इन्हीं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ना काम फिक्स है। नाउन का काम है कि नाउन आप या तो सब्जेक्ट की तरह काम करोगे या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करोगे, आप एक्शन वाला काम नहीं कर सकते हो। वर्ब का काम है एक्शन को बताना, स्टेट मेंटल एक्शन को भी बताना। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो जानना वर्ब है, लेकिन ये मेंटल प्रोसेस को बता रहा। हाँ, जब आपका वर्ब सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो अपना रूप चेंज करता है, उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है, इंफिनिटिव बनता है, और जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तब भी वही सेम होता है, इंफिनिटिव या जेरेंड के रूप में वो काम करता है। वो इस चीज को मैंने कल बताया था, डिटेल से मैं बता दूंगा। और एडवर्ब वो होता है जो कि भाई वर्ब के बारे में, वो राम आता है ना, तो ये प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह डिसाइड भी होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, वो सब डिटेल से आगे बताएंगे। अभी आप इतना समझ में आया, कोई भी आप सेंटेंस लिखोगे इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस और पूछ रहा हूं और मैं आपसे कह दूं, चलिए आप एक सेंटेंस ये बता दीजिए, जैसे मैं कहूं सी इज, है ना, सी इज स्टडिंग फास्ट, है ना, या सी इज स्टडिंग नाउअडेज, सी इज स्टडिंग नाउअडेज, मतलब वो आजकल पढ़ाई कर रही है, वो आजकल पढ़ रही है। तो आप कहोगे वाह सर जी यहाँ नाम नहीं है, लेकिन नाम के लिए ये शब्द, ये सी ऐसा शब्द है जो किसी भी फीमेल जात के एक नाम को बताएगा, है ना। सी एक ऐसा शब्द है जो कि फीमेल जात के एक नाम को बताएगा। तो आपने कहा नाउन के जगह पर आया है, और आपको पता है नाउन के जगह पर जो आता है, मोटा मोटा इतना तो पहले से पता ही होगा, नाउन के जगह पर जो आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आप यहाँ कह रहे हो ये स्टडी करने का एक्शन हो रहा है,
हाँ ये वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म के साथ आया है। आप कह रहे हो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका काम है देखो हेल्प करना, वो भी किसके में, वर्ब की हेल्प करना। एक्चुअली इज की ही हेल्प से हम टेंस की पहचान करते हैं। अगर यहाँ पर इज है तो आप कहोगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहीं पर अगर मैं कह देता हूँ वाज है तो आप तुरंत कहोगे ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चीज समझ पा रहे हो ना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब आएगी तो वर्ब की ही कैटेगरी में ना, ठीक है। नाउअडेज ये बता रहा है टाइम को, ये क्या बता रहा है, टाइम को। ये है आपका एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक कंटिन्यूटी को शो करता है। क्लियर है। अभी क्या होता है जब कंपटीशन में जाओगे या थोड़ा सा अगर बढ़िया लेवल का भी एकेडमिक लेवल में क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर, अभी मैं इज करता हूं, वहां पर क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, बताइए सी स्टडीज नाउअडेज, वह आजकल पढ़ाई करती है। तो आपसे पूछ लेंगे बताइए इसमें कहां पर गलती। तो अगर आप सेंस की बेस पर जाओगे आपको बिल्कुल सही लग रहा है भाई वो आजकल पढ़ती है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि आजकल पढ़ती है का मतलब क्या, आप दिमाग लगाओ। आजकल पढ़ती है का मतलब आपने या मैंने किसी को देखा, मैं कहूँ आजकल पढ़ती है, कैसे देख भाई, एक दिन ऑब्जर्व किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, ऐसे देखा, तब मैंने कहा वो आजकल पढ़ती है। तो आजकल पढ़ती है का मतलब आजकल पढ़ाई कर रही, आजकल पढ़ रही है। आजकल का मतलब पिछले कुछ दिनों से वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रही, तो कंटिन्यूटी की बात आई, तो यहाँ स्टडीज नहीं बल्कि क्या होगा, इज स्टडिंग होगा। तो यही, ये तो चलो आगे की बात है ना, सेंटेंस में यही तो बनता है। अब ये आप समझ में आया, आपने ये सेंटेंस लिखा, यहाँ पर सी प्रोनाउन है, इज स्टडी ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। आप कह सकते हो सी इज स्टडिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। तो आप कहोगे क्या है, ये इन जो है ये रिलेशन बता रहे हैं कि कमरे में रिलेशन उसका है, उसका रिलेशन कमरे से है, यानी कि इन क्या हुआ, आप कहोगे इन हो गया आपका प्रीपोजिशन हुआ। इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन। ये कमरा है ना, कमरा नाम तो होगा ना, सोने वाला कमरा, पढ़ने वाला कमरा, खाने वाला कमरा, डाइनिंग रूम, स्लीपिंग रूम, कौन सा रूम है ना, हर एक किचन वाला कमरा होता है, एक स्टडी वाला होता है, क्लासरूम होता है, यानी कि ये क्या है, नेम को इंडिकेट कर रहा है ना, कॉमन नाउन है। आप कहोगे ये नाउन है, किसका कमरा है, मेरा, तेरा, उसका, किसका, उसका कमरा है। और यहाँ पर हर होगा, चूंकि फीमेल के लिए क्या आता है, हर आता है, तो हर ये कमरे के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ, 1 2 3 4 5, समझ में आया। तो इस तरीके से कोई भी आप सेंटेंस देखोगे उस सेंटेंस में इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से घुमा फिरा कर मिलेगा। हाँ, आपको सबके बारे में जानना होगा, पता है क्यों भाई, बहुत जरूरी चीज होती है। मैं बताऊं कैसे, जैसे देखो मैं बात करूं प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का यूज आपको पता होना चाहिए। ये सब नाम से बताते हैं, कैसे, थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अभी ये चीज क्लियर है ना, ये चीज आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये चीज आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए अब आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता कौन कौन है। वैसे ये तो पहला है आपका नाउन है, ये तो सबको मालूम है ना। अब देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा, नाउन क्या होता है, तो आप कहोगे नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं। इसका मतलब, अभी एक जनरल आइडिया आप लो, इसका मतलब जब नेम की बात होगी तो वहां पर आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन जब नाम की बात होती है ना, तो नाम की बात भाई एक तो डायरेक्ट नाम की बात होती, राम, श्याम, मोहन, सोहन, अनिल, सुनील, डायरेक्ट नाम की बात होगी। डायरेक्ट नाम में जैसे पर्सन की डायरेक्ट नाम की बात हो गई है ना। आप लोग ये एक सरकारी डेफिनेशन पढ़े होंगे नाउन की, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, हाँ, और एनिमल्स, और करके कुछ कर दो, ये सरकारी डेफिनेशन यही है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब सारे के सारे पर्सन क्या हैं, तो आप कहोगे सारे के सारे पर्सन लिविंग थिंग्स होते हैं।
सारे के सारे पर्सन क्या होते हैं भाई? लिविंग्स होती है ना, सजीव होती हैं। सारी सारी थिंग्स क्या होती हैं? तो आप कहोगे नॉन लिविंग्स होती हैं, यानी कि निर्जीव होती है। दुनिया में कितनी तरह की चीजें या तो सजीव हैं या तो क्या हैं? निर्जीव हैं। या तो सजीव हैं या तो निर्जीव। चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, किसी ना किसी प्लेस पर तो रहेंगे ही ना, किसी ना किसी प्लेस पर तो रहेंगे ही ना। मतलब सब कुछ नाउन है। तुम भी नाउन, तुम्हारे माँ बाप भी नाउन, तुम्हारे गांव की भी नाउन, नाउन की कमी नहीं है भाई। समझ रहे हो ना? जैसे आप साइंस पढ़ते हो, हर चीजें पदार्थ होती है, वैसे भाई इंग्लिश में एवरीथिंग इज द नाउन। नाउन इज एवरीथिंग, हर कोई नाउन है। समझ में आया नाउन? यस, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि नाउन जो, इसीलिए नाउन, और हर चीज का नाम होता है। नाम नहीं होता, हम अपने हिसाब से बुला लेते हैं। टोपी है, टोपी वाली जा रहा हूं, ये भी एक नाम रख दी, है ना? समझ रहे हो? मतलब अलग तरीके से। किसी का कान कटा है तो भाई काना महाराज, अलग तरीका, भाई इंडिया है, कुछ भी। समझ रहे हो ना? तो नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सारी की सारी पर्सन लिविंग्स को डिनोट करेंगे, सारे सारे थिंग्स नॉन लिविंग्स को, मतलब हर चीज, और चाहे लिविंग्स हो चाहे नॉन लिविंग्स है, किसी न किसी प्लेस पर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब हर चीजें नाउन होती हैं। लेकिन ये जो हर चीज नाउन होते हैं, 5 तरीके से हमारे सामने आती है। एक तो जब प्रॉपरली नाम के साथ है, समझ रहे ना? जब प्रॉपरली नाम के साथ हैं, जैसे पर्सन में राम, श्याम, मोहन, सीता, अनीता, पीता, रीता, ठीक है ना? ये हो गया आपका। प्लेस में आप कोई भी प्लेस बता रहे हो, बिन जाने प्रो नहीं, ऐसा थोड़ी प्लेस थोड़ी होता है। जैसे आपने लखनऊ, है ना, फैजाबाद, या अपने गांव का नाम बता दिए जो है बसावा, बसवार कला, टैक्सरा, मतलब जो कुछ भी, ये सारा क्या है? प्लेस है, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो है ही ना, ठीक है। ये वो चीज होता है। तो एक तो अगर प्रॉपरली नाम के साथ आ जाए, प्रॉपर नाम के साथ आ जाए, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना? लेकिन एक ऐसा कॉमन शब्द आ जाए, जैसे ए लड़के इधर आओ, ए लड़का, लड़का कौन लड़का भैया? लड़का में राम, सोहन, मोहन, सुनील, अनिल, कौन भैया? तो लड़का जो सारे लड़कों के नाम के लिए कॉमन हो गया ना। लड़की सारे लड़कियों के नाम के लिए कौन? भैया पेन ले आना। मैं तुमसे कहूँ जा रही हो दीदी पेन ले आना, तुम करो भैया कौन सी पेन ले आएंगे? अब दुकान पर पहुंची, भैया पेन दो, भैया पेन दे दो, भैया पेन दे दो। भैया पूछे कौन पेन दे दे? काली, नीली, पीली, कौन पेन दे दे? आपने उनसे ही बात किया कॉमन नाउन के लैंग्वेज में, यानी कि सारे प्रकार के पेन के लिए आपने कॉमन शब्द का यूज किया। आपने क्या किया? एक कॉमन वर्ड का यूज किया कि पेन दे दो। जब उसको समझ में नहीं आता, उसने कहा कौन सी पेन, तब आपने प्रॉपर नाउन का यूज किया, भैया नीली वाली पेन देना। समझे? समझ में आया? फिर आप गए, पता है, आप गए आगे, कह रहे पता है यार वहां क्लास चलती है, वहां पर क्या चलती है? क्लास चलती है। तो आप एक बच्चे को देखकर ये बोल सकते हो वहां क्लास चलती है? नहीं। क्लास का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। अच्छा, अगर हम पूछते हैं स्टूडेंट्स क्या है, तो आप कहोगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, क्या है? कॉमन है। टीचर क्या है? कॉमन है ना? टीचर कौन? टीचर मैथ के टीचर, अच्छा प्रॉपर नाउन है। टीचर कॉमन नाउन है, समझ रहे हो ना? फैकल्टी या स्टाफ आपने बोल दिया, स्टाफ। हमारे पता है हमारे यहाँ स्टाफ बहुत है, स्टाफ बहुत है, यानी कि टीचर्स का जो ग्रुप है, समझे? तो मतलब ये जो टीम मैंने यूज किया, क्लास यूज किया, ये क्या कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन को बता रहा है। और भाई जब कलेक्शन बनाते हैं तो कलेक्शन का भी क्या होता है? एक नाम रख दिया जाता है, कलेक्टिव नाउन। कैसे? ऐसे समझो जैसे आप गए व्हाट्सएप पर भाई, बिखरे हुए, है ना, परम मित्रों को आपने इकट्ठा किया, ठीक है? आप व्हाट्सएप पर गए, ठीक है, और अपने सारे परेशान आत्माओं को, दोस्त को इकट्ठा किया और लिख दिया आपने,
है ना, एक मतलब ग्रुप में इकट्ठा किया और उस ग्रुप का अपने नाम लिख दिया, परेशान आत्मा मान लो है ना, आपने उस ग्रुप का नाम क्या लिख दिया, परेशान आत्मा, जो कुछ भी आप चाहे लिख दिए, तो क्या हुआ, कई सारे लोगों को एक ग्रुप में और उस ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का भी तो नाम होता है, तो आखिर नाउन तो है, लेकिन वो ग्रुप के रूप में आ रहा है, वहां पर नेम का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ग्रुप के रूप में, कलेक्शन के रूप में। क्लियर है? इसके बाद में आपने कहा सोना चांदी लोहा, ये चीज, यानी कि आपने ऐसे मटेरियल का यूज किया, कुछ अपने मटेरियल का नाम बताया, यानी कि जब आप मटेरियल की बात करते हैं, जैसे कहते हैं यार कुछ मटेरियल लाओ, कुछ बने भैया, काफी दिन हो गया यार ना बना, लाओ चिक से लेके आओ, बरसात के मौसम कुछ कुरकुरावा जाए, है ना, चुरमुरावा जाए कुछ। एक अलग केस रहता है जब मौसम ठंडा रहता है, हम लोग घर पर रहते, मम्मी चिप्स चबाने मन कर रहा है ना, मौसम बढ़िया है, पकौड़ी लायक है, बनाओ कुछ, लो हम प्याज वज काट देते, मम्मी कहती प्याज 40 रुपए किलो नहीं 60 रुपए किलो, अभी रहा तो बिटिया, ठीक है मम्मी, जो कुछ हुए चलो वो अलग केस हो जाता है। लेकिन आप क्या बात करते हैं, मटेरियल, बस जब ऐसे नाम की बात किया जाए, ऐसे पदार्थ की बात किया जाए जिनसे दूसरी चीजें बना सके, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कौन आता है, गोल्ड, तो गोल्ड से क्या जवाहरात नहीं बनते हैं, वुड से डिफरेंट टाइप के फर्नीचर्स बनते हैं, मिल्क से डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, समझ में आया। और भाई कुछ ऐसे भी नाम की बात होती है जिनको ना तो आप देख सकते हैं ना तो सुन सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर है? जैसे फीलिंग्स का भी एक नाम होता है ना, फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स भी होती है, गुड फीलिंग्स भी होती है, इमोशंस भी होता है सबका, है ना। तो क्या होता है, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है आप बताओ, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, एक क्वालिटी का नाम है। क्या ऑनेस्टी को आप गिन सकते हो, ऑनेस्टी को आप देख सकते हो, नहीं, केवल ऑनेस्टी को आप महसूस कर सकते हो। अगर कोई काम, अपना काम, कोई व्यक्ति अपना काम सही तरीके से कर रहा है, जो भी कमेंट कर रहा है, जो भी वादा कर रहा है उसको निभा रहा है, तब एक समय बाद में आप कहते हो वो बंदा ईमानदारी से अपना काम करता है, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी से, आपको दिखा नहीं था, आपने महसूस किया। ऐसे समझो, जो लोग कहते हैं मुझे उससे प्यार है और मुझसे प्यार करती है, इसका मतलब क्या भाई, केयर। आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, एक केयर जो है, तो वहां पर आदमी उसका एक नाम दे देता है कि हाँ लव, वहीं पर उसी के अपोजिट होने लगा उसका भी नाम दे दिया जाता है हेट। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इन सबको आप महसूस कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि नाउन 5 रूप में हमारे सामने नाम के रूप में आएगा। क्लियर है? अगर वो प्रॉपरली स्पेशल नाम की बात है, डायरेक्ट नाम की बात कर रहा है, तब प्रॉपर नाउन, डायरेक्ट नाम की बात ना करके कॉमन वर्ड का यूज कर रहा है जो कि उससे रिलेटेड सारी चीजों को शो करे, है ना। जैसे मैं कह दूं क्लास, तो क्लास क्या है, आप कहोगे क्लास कलेक्टिव नाउन है, एक तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। कौन सी क्लास, 5th 6th 7th, तो उस बेस पर ये किसमें चला जाएगा, कॉमन नाउन चला जाएगा। टीचर, मेल फीमेल या कौन टीचर, तो किसमें चला गया, कॉमन नाउन। आपने कहा मिल्क, अच्छा मिल्क से चीजें बनाई जाती हैं, मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो कि फीलिंग या इमोशन को शो करे, इतना समझ पाए। बाकी भैया जिन नाउन को काउंट कर सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिन नाउन को काउंट नहीं कर सकते उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आया भैया? अब क्या होता है, नाउन महाराज काम कर रहे हैं, मान लो नाउन की तबीयत खराब हो गई, क्लियर है, नाउन को बुखार आ गया, तो नाउन कहेगी अपने भाई से यार जाए स्कूल देख लियो, अपने दोस्त से यार हमारे जगह तुम ही चला जाओ भैया, एक दिन के बात है ना। तब जब नाउन अपने जगह पर किसी दूसरे को भेज दे लेकिन उसका मतलब वही नाउन से निकले, नहीं समझा, उसको कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब ये होता है रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग वर्ड का मतलब रिप्लेस रहता है, या आप सीधा बताओ वर्ड या ऐसा शब्द होता है यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन
ऐसा वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पर आप ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के प्लेस पर, नाउन की जगह पर यूज होता है। जैसे मैं कहूँ, पता है मेरा भाई सोहन दिल्ली में रहता है, वो बहुत मेहनत करता है, वो मुझे 5,000 पैसा भेजता है, रुपया नहीं 5,000 पैसा भेजता है, मतलब 50 रुपए भेजता है। भाई की बेइज्जती करें कि प्रशंसा? चलो अब यहाँ पर इतना समझ पाए मैंने क्या कहा, मेरा भाई सोहन दिल्ली में काम करता है, वह वहां बहुत मेहनत करता है ना। मैंने कहा माई ब्रदर सोहन, तो आप कह रहे हो अच्छा ये तो नाउन है ना, क्योंकि सोहन नाम है। या आप सीधा बोलो सोहन इज माई फ्रेंड, सोहन मेरा दोस्त है ना। सोहन मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं दोस्त सोहन मेरा दोस्त है, ही हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करता है। तो आप कहोगे अच्छा सोहन नाउन है, बिल्कुल सोहन क्या है, नाउन है, इज है, वर्ब है, फ्रेंड क्या, कॉमन नाउन। कौन दोस्त? लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त। कौन दोस्त? वो स्कूल का दोस्त। कौन दोस्त? वो जो शादी में गए वहां वाला दोस्त। मतलब दोस्त भी कई तरीके से होते हैं ना, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और माई मतलब मेरा दोस्त, तेरा नहीं, एडजेक्टिव है। देखो पूरा एनालिसिस कर ले पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना। अब यहाँ पर ही का मतलब कौन, तो आप कहोगे ही का मतलब सोहन। सोहन ना अगर सोहन ने अपना दूसरा रूप भेज दिया ही, चले जाओ भैया। तो एक्चुअली जो है वर्ड यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज हुआ? ही। मतलब ही क्या होगा? आप कहोगे ही होगा प्रोनाउन होगा, और ये काम एक्शन हो रहा है करने का। और मी, मेरा कुछ तो नाम होगा ना, मैंने नाम की जगह मी का यूज कर दिया, तो मी क्या होगा? ये भी प्रोनाउन होगा। दोनों में अंतर क्या है? आप कहोगे ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। समझ पाए? क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? अब भैया मान लो नाउन प्रोनाउन दोनों जन की तबीयत खराब हो जाए तो, मतलब नाउन प्रोनाउन के डॉक्टर, नाउन प्रोनाउन के कोई तो बुराई करेगा ना। मतलब नाउन प्रोनाउन ऐसे समझ लो चाचा ताऊ के लड़का है भाई, नाउन के ही जगह पर तो प्रोनाउन का यूज हो रहा है ना, तो दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब भाई भाई की करते हैं सफाई। देखो ऐसे समझो, तीसरा जो होता है एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन का डॉक्टर होता है। मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छी बातें बताएगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में गलत बातें बताएगा, मतलब छोड़ेगा नहीं, है ना। मतलब कुल मिलाकर आप सीधा याद रखो, टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। पता है लोग गलत इसको समझाते हैं, लोग कहते हैं जो क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन के वो जो क्वालिफाई करे, अरे भाई ठीक है क्वालिफाई हम समझ रहे हैं। हमने कहा आ गुड फ्रेंड, हमने क्या कहा? आ गुड फ्रेंड कहा, तो आपने तुरंत कहा भाई यहाँ पर गुड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये फ्रेंड की क्वालिटी है ना। मैंने कहा वन फ्रेंड, मैंने कहा वन फ्रेंड, अब बताओ वन क्या है? आप करो वन तो कोई क्वालिटी तो है नहीं, मतलब वन प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी वन एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वन एडजेक्टिव है, वन एडजेक्टिव है। और इस तरह के एडजेक्टिव को कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। याद है कुछ? न्यूमेरल नंबर वाला एडजेक्टिव। मैं कहता हूं माई फ्रेंड, माई भी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि एक अधिकार को बताए। तो आप सीधा याद रखो एडजेक्टिव जो होता है ना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए। हाँ अगर क्वालिटी बताए तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव अब क्वालिटी होगा उसका नाम, अभी डीपली में आएंगे, है ना। लेकिन अभी पहले ऊपर से तो समझो है क्या, समझ पा रहे हो भैया? क्लियर है? अगर नंबर को बताए तो नंबर, उसे क्या कहते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। क्वांटिटी को बताए तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। वो उसके टाइप्स में आए, अभी समझ में आया? जैसे मैं कहूँ सी इज ब्यूटीफुल, तो आप कहोगे सर जी सी जो है ना ये किसी लड़की के लिए आता है, एक लड़की के लिए आता है, मतलब सी लड़की के नाम के लिए आता है, मतलब ये प्रोनाउन है। इज जो है क्या है? वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि अभी है कि थी, अभी है बेचारी, अभी भी सुंदर, ठीक है। मान लो अगर तुम्हें सुंदरता छीनना, छीन लो, वह सुंदर थी, निपटा दी उसे। हाँ यार दुश्मनी थी क्या?
तो अब क्या हो गया, वाज हो गया। तो ये क्या कर रहा है, बता है ना। तो अभी मैं इच करता हूँ, आप कहोगे ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। अच्छा, ब्यूटीफुल किसके बारे में, कौन ब्यूटीफुल है, तो आप कहोगे लड़की है, ये सी है, यानी कि जो कि प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में क्या बताया गया, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या होना चाहिए, आप कहोगे ब्यूटीफुल होना चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए। समझ पाए ना, क्लियर है। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रोनाउन के बारे में बताया। मैं यहीं पर कह देता राम इज सिक, राम बीमार है, तो आप कहते अरे सर जी राम ये नाउन है, डायरेक्ट नाम की बात हुआ, प्रॉपर नाउन है, और सिक राम बेचारा बीमार है, राम के बारे में बताया गया बीमार है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं। समझ पाए ना, क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, वर्ब है। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ब क्या होता है, तो देखो वर्ब वो होता है जो कि एक्शन को बताता है, वर्ब वो होता है जो कि एक्शन को बताता है, इसलिए वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं। याद रखो, छोटे बच्चे से पूछो वर्ब वो कम समझेंगे, लेकिन जैसे एक्शन वर्ड की बात करोगे तुरंत आपकी बात को रिलेट कर पाएंगे, है ना, एक्शन वर्ड। अब ये एक्शन को बताता है। अब एक्शन भी दो तरीके का होगा, एक्शन आपका दो तरीके के होगा। एक तो फिजिकल एक्शन होगा जिसमें फिजिकली मेहनत करना पड़ेगा, जैसे मैं कहूं मैं लिख रहा हूं तो हाथ चलाऊंगा, वहां पर फिजिकली मेहनत होगा। तो एक्चुअली जो लिखना है वो क्या है, फिजिकली एक्शन है, वहां फिजिकल रूप से एक्शन हो रहा है, तो वो क्या एक्चुअल में एक्शन वर्ड है। एक होता है मेंटल स्टेट को बताने वाला, है ना, एक होगा जो कि मेंटल एक्शन को शो करेगा, मेंटली एक्शन करेगा, वो होता है आपका स्टैटिक वर्ब। वो कैसा वर्ब होता है, स्टैटिक वर्ड, स्टैटिक वर्ब होता है। जैसे मैं कहूँ आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो जानना वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें जानता हूं, इसका मतलब मैंने कहीं देखा था, मैं दिमाग पर जोर दे रहा हूं, मेंटली एनालिसिस कर रहा हूं, तब अच्छा पता है वो शिवानी के सदियों में आई रही थी, वही देखे थे, मतलब ऐसे कुछ तो याद आता है ना, क्लियर है। शिवानी, सॉरी अगर आपका नाम होगा, किसी का नाम होगा तो इसके लिए ओके। चलो, तो नो क्या है, जैसे मैं कहूं मैं समझता हूं, तो समझना क्या है, आप कोई काम करते हो नहीं, आप मेंटली काम कर रहे हैं, क्लियर है। तो जो वर्ब होता है या तो एक्शन को अगर बताएगा तो उसे एक्शन वर्ड कहेंगे, अगर वो स्टेट को बताएगा तो वो होता है एक्चुअली स्टेटिक वर्ब होता है। ये समझ में आया। खाना पीना, रोना सोना, पहनना, ऐसे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इसे समझो ऐसा वर्ड जिनमें मेहनत लगी, है ना, जिसमें फिजिकली रूप से काम करना पड़े, वो होता है आपका एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब होता है। समझ पाए भैया। इसके बाद में आता है एडवर्ब। इसके बाद में क्या आता है, एडवर्ब। और एडवर्ब एक्चुअली ये क्या होता है, तो जो एडवर्ब होता है ना, ये टेल्स अबाउट, ये किसका किसका डॉक्टर है, डॉक्टर का भी डॉक्टर है, बाप का बाप होता है ना, हर बाप का एक बाप होता है, बाप का भी तो कभी इम्तिहान होता है। आजकल के समय में राधा जैसा प्रेम कहाँ होता है, हर बाप का बाप होता है। तो भाई देखो, बाप का बाप, यानी कि डॉक्टर साहब एडजेक्टिव किनके डॉक्टर हैं, एडजेक्टिव किनका इलाज करते हैं, किन के बारे में बताएंगे, नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। ये जो एडवर्ब होता है ना, ये एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, समझे भैया। डॉक्टर का इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब का, वर्ब के बारे में बताते हैं। बड़का डॉक्टर है, बड़का वाले डॉक्टर हैं, अपना इलाज खुद ही कर लेते है ना, और खुद के बारे में बताते हैं। एंड अनदर एडवर्ब, और किसी दूसरे एडवर्ब के भी बारे में बताते हैं। समझ पाए कि नहीं ये चीज, बोलो क्लियर है। बड़का डॉक्टर है, जो बड़े डॉक्टर होते हैं अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रामर दादा ने दो ही डॉक्टर को बनाया, एक तो एडजेक्टिव कहाँ गए ये, और एक एडवर्ब। जैसे ऐसे समझो, चलो इसका मजा लेते हैं, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको, अरे गजब देख रहे हो। चलो, सी रन्स, वो दौड़ती बेचारी। अब करो क्या दिक्कत है सर जी, दौड़ा दो, कौन सा वहां जिंदगी है ना। सी रन्स मतलब सी आप कहोगे ये प्रोनाउन है ना, काम कौन सा कर रही है, दौड़ने का, वर्ब है ना, मजा नहीं आ रहा है, तेज दौड़ाते, सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती। आपने कहा फास्ट, ये वर्ब के बारे में, इसके एक्शन के बारे में बताया गया कि वो तेज दौड़ती है, यानी कि ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ बच्चा। क्यों, क्योंकि सी के बारे में नहीं बताया गया,
ये जो फास्ट है ना, दौड़ने के बारे में बताया गया कि दौड़ती है और कितना तेज, बहुत तेज नहीं, तेज दौड़ती, अभी और तेज, अभी हमारी आत्मा नहीं भरी है ना, अभी और तेज इसको दौड़ाएंगे, ऐसा दौड़ाएंगे कि पापा की परी आज परी बनकर उड़ेगी, आज उड़ाएंगे इसको, ठीक है, और उड़ाते हैं। तो ये समझ में आया मैंने क्या कहा, सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती। आपने कहा कि अरे भाई ये तो है एडवर्ब, लेकिन आत्मा नहीं भरी। आप करो नहीं सर जी थोड़ा सा और दौड़ाओ, उड़े उड़े, देखे पापा की तरह उड़ती है नहीं, अच्छा ठीक है, सी रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती। तो आपने कहा अच्छा तेज के भी बारे में बता दिया गया, अपना इलाज खुद हो रहा एडवर्ब, तो ये भी क्या हुआ, आप कहोगे ये भी तो एडवर्ब हुआ है ना। बेचारी सुंदर थी, दौड़ते समय इतना पसीना हो गया कि मेकअप गिर गया उसका। तो सी इज ब्यूटीफुल, मतलब वो सुंदर है, वो सुंदर है। आप करो नहीं नहीं सर जी सुंदर नहीं, बहुत सुंदर, हम देखे थे उसको, आप देख लेंगे ना एकदम मोहित हो जाएंगे। अच्छा आप करो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर, और वो गाना गाते मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ, है ना, मैं कहता हूँ नाले में कूद जाओ। चलो खैर ये तो आ गया। अब यहाँ देखो आप करो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है भाई, सुंदर के बारे में बता दिया गया कि बहुत सुंदर है, एडजेक्टिव के बारे में बताया गया ना, तो वेरी क्या होना चाहिए, एडवर्ब होगा कि नहीं, बताओ समझ में आया, क्लियर है, अच्छे से हो रहा है ना कहानी। हाँ चलो अब आते हैं भैया, अब पंडित महाराज को बुलाते हैं, डॉक्टर हो गए, इलाज कर दिए, सब लोग सही सलामत हैं, ठीक है, पंडित को बुलाते हैं, ठीक है, नहीं पंडित के पहले थोड़ा सा रिश्ता बना लेते हैं, अरे रिश्ता बना देना, पहले देख ओख ले कि हाँ कहाँ का कहाँ किसके साथ क्या करना है, ठीक, यानी कहते हैं प्रीपोजिशन, क्लियर है। और भैया प्रीपोजिशन ये खुद चीख कर अपनी परिभाषा देता है, ये चीख रहा भाई देखो मेरे अंदर ये प्री मतलब पहले पोजीशन, मतलब मेरी पोजीशन मेरी दशा, मुझे पहले बैठाया जाएगा, किसके पहले बैठाया जाएगा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, और फिर बोला जाएगा उनको देखो मतलब नहीं समझे, ऐसे इसको समझो, जैसे मैं कहूँ सी इज इन रूम, वो कमरे में है, ठीक है, ये नाउन है ना, ये क्या है, नाउन है, ये कहता भाई मेरी जो पोजीशन होती है ना, सोच सकते हो मेरे ऊपर क्या बीतती है यार, मेरी जो पोजीशन है ना ये प्री में होती है, और किसके प्री में होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है, और फिर मेरा रिश्ता दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है, सब ग्रह मत दादा की देन, क्लियर है, मतलब ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से होता है, इसका संबंध उससे, उसका संबंध इससे, ऐसा होता है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, क्योंकि इसकी पोजीशन प्री में है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इन क्या होगा, आपको इन होगा, प्रीपोजिशन होगा, बताओ समझ में आया, आ रहा है समझ में, बीच में बोलते रहो भाई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो अभी समझ में आया, अब पंडित महाराज को बुलाएंगे भाई, शादी ब्याह करवाएं, ठीक है, कि ठीक है रिश्ता देख लिया गया, बढ़िया रिश्ता भी है ना। प्रीपोजिशन क्या याद रहेगा ना, प्री प्लस पोजीशन, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के प्री में पहले आता है, और जिसके पहले आता है उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताया जाता है, क्लियर है, तो उसे कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है भाई, रिश्ता तय हो गया, बहुत अच्छी बात है, कन्याएं हमेशा वर कन्याएं सुखी सलामत रहें। पंडित महाराज को बुला रहे, आ जाओ भैया, कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन, तो सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्टर, है ना, सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्टर, यानी कंजंक्शन का काम है भैया कनेक्ट करो, जो भी बिखरे हैं सबकी जिंदगी को आबाद करो, बर्बाद होने से बचाओ, है ना। तो कंजंक्शन क्या करता है, इसको आप बोल सकते हैं ज्वाइनर वर्ड बोल सकते हैं, यानी कि जो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े, दो उपवाक्यों को जोड़े, यानी कि टू वर्ड को जोड़े, टू क्लॉज को जोड़े, टू सेंटेंस को, टू फ्रेज को जो जोड़ने का, जिसका काम ये भाई मिलाओ, है ना,
उसके बाद भाई आता है लास्ट में मान न मान मैं तेरा मेहमान। लास्ट में क्या आता है भाई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती आ जाता है। वो कहते हैं पता है हम इनकी चाचा के ताऊ के मामा के लड़के, समझ रहे हैं ना, चाचा के ताऊ के मामा के लड़के, ज्यादा लंबा हो गया, ठीक दूर के रिश्तेदार है ना। यानी कि आठवां होता, यहाँ कर दो ना, यहाँ कर देता हूँ। आठवां होता है आपका और वो होता है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन भाई मान न मान मैं तेरा मेहमान, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स को, हमारे अंदर की इमोशंस को कह दे और भाई पूरा सीक्रेट ओपन कर दे। मतलब जो चीज हम बचा कर रखे थे सारा का सारा पोल खोल दे। कितना हरामखोर होता है ये, हरामखोरी की सारी हद पार कर देता है। मतलब जो क्या करता है हमारे अंदर की, यानी कि टेल्स आवर फीलिंग्स, जो हमारे फीलिंग्स को और इमोशंस को, हमारे इमोशंस को बताता है, वो भी सडनली, अचानक, साला बताता भी नहीं है। पता चला कोई बापू के सामने हमारा पोल खोल देता। कैसे बताऊं, इसका रियल एग्जांपल बताऊं, शायद रिलेट कर पाओ। जैसे क्या होता है, आप किसी को, जैसे किसी ऐसे समझो, जैसे मैं अगर कुछ देर ऐसे समझो कि अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है, क्लियर है, मान लो मैं कभी आपके घर से होकर गुजरा, क्लियर है, तो आप तुरंत कह दोगे पापा हमारे पापा वो हमारे मतलब सरजी जा रहे हैं, सॉरी यार, पापा वो हमारे सरजी जा रहे हैं। लोग कहते भी हैं, मतलब क्या पापा ने आपसे बोला, लेकिन आपके अंदर जो सर के प्रति एक अच्छी फीलिंग्स थी, फीलिंग ये थी सर जी मस्त पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, ये है वो है, वो चीज जैसे सामने दिखा भाई वो निकल। कभी कभी ये अलग केस में हो जाता है तो हम पंगा ही हो जाता है ना, समझे। तो एक ये चीज होता है, तो जो हमारे अंदर, या आप गए, मान लो आप अंग्रेज हो, आप खेत, वाओ इट्स नाइस ग्रीनरी, भाई देख कितनी अच्छी हरियाली, देखो उधर देखो, गजब भाई, है ना। या आप मान लो मैच आप खेल रहे हो, एकदम जीत गए, हुर्रे मैं तो जीत गए, तुम हार गए, मैंने पता तुमको गिरा कर पड़ जाता है, पता है कि नहीं, मतलब हुर्रे, वाओ, ओ माय गॉड, ओ शिट यार, काफी नहीं पूरे आज गुरुजी लतिया मरी हो, दिन मारे रहे भाई, बच गा रहे, बहाना बनाए रहे, नो शिट का बताइए। तो मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन वर्ड के फॉर्म में जो निकले वो होता है आपका इंटरजेक्शन। मान न मान मैं तेरा मेहमान। समझ में आया? पूरा आठों पाठ साफ स्पीच। तो एक बार भाई बोल दो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो खैर ठीक है, जो भी है। अभी पहला आपको नाउन अच्छे समझ में आया, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ये पहले आठों लिख लो आप।